नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीच में 2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, ये माइक विक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से, लेकिन आज थोड़ा सही हुआ है तो आज से फिर हम लोग अब रेगुलर रहेंगे। देखिए, का प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा। एक चीज आप सबको पता है, 1 से लेकर लगातार n तक के प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत बोला है, तो पहले 5 प्राकृत संख्या के घनों का योग निकाल लेते हैं। तो ये पहले 5 प्राकृत संख्या के घनों का योग हुआ, एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, 1 से लेकर लगातार 5 तक के प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा। तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n यानी कि 5 प्लस 1 6/2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 तिया 6 5 तिया 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 ना, और बट्टा में 5 5 चौक 20 5 पचे 25 यानी कि 45। देखिए, का सर एक कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, 4 माह बाद A का 3 गुना पूंजी लगाकर B शामिल हो जाता है। 4 माह बाद A का 3 गुना पैसा लगाकर B पार्टनर बनता है, और उसके 2 माह बाद B की 2 गुनी पूंजी लगाकर C व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत, वर्ष यानी 1 साल के बाद, टाइम क्लियर कर दिया कि 1 साल के अंत में होने वाले कुल लाभ में से A को कितना मिलेगा। तो पहले तीनों पार्टनर का पूंजी लिख लेते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे। का यार A ने कुछ पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है और 4 माह बाद B A का 3 गुना पूंजी लगाकर पार्टनर बन गया। तो A का पैसा अगर 1 है तो B ने 3 गुना यानी कि 3 लगाया होगा, और उसके 2 माह बाद B का 2 गुना पैसा लगाया है सर C। तो B का पूंजी अगर 3 है तो इसका 2 गुना C का पूंजी कितना हो जाएगा 6। तो तीनों पार्टनर का पूंजी पता कर गए। अब समय देख लेते हैं। सर A ने तो बिजनेस स्टार्ट किया और एंड तक रहा, यानी पूरे 12 महीने तक रहा, तो A का लाभ होगा 1 का पूंजी गुना 1 का समय। बिजनेस शुरू होने के 4 माह बाद B आया, आप 12 महीने का बिजनेस है, 4 माह बाद आया तो रहा 8 माह तक, और B के आने के 2 माह बाद C आया है। तो B तो 4 माह बाद आया और इसके 2 माह बाद C आया, यानी C टोटल 6 माह बाद आया। तो 12 महीने का बिजनेस है, 6 माह बाद आया तो रहा क्या माह तक 6 माह तक, तो C का ये लाभ हो गया। अब देखिए, तो 12 8 तिया 24 6 चक 36, 12 24 36 रेशियो लेंगे 12 एकम 12 दूना 24, और ये हो जाएगा 12 तिया 36। का सर A का हिस्सा कुल धन का कितना है, तो कुल लाभ का कितना, तो A का लाभ है 1 टोटल कितना में 6 में, तो 1/6। देखिए, का एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 25% व्यक्ति उत्पादन A पसंद करता है। अच्छा, A उत्पादन पसंद करने वाले कितने लोग हैं 25%। 40% उत्पादन B पसंद करते हैं, 40% लोग उत्पादन B पसंद करते हैं। का B को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कह पाने वाले व्यक्ति का संख्या का अंतर है 410। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लियर नहीं कर पाए कि भैया हम किसको पसंद करेंगे, वो कंफ्यूजन में है, कभी कह रहा A को करेंगे, कभी कह रहा B को करेंगे, यानी वो क्लियर नहीं हो पाया है कि किसको पसंद कर रहा। तो सर 25 और 40 कितना हो गया 65 हो गया, तो 100 में से 65 का तो हो गया है कंफर्म, तो बाकी बच गया है कितना लोग, तो आप बोलेंगे सर 35% लोग। क्लियर है बात। तो B को पसंद करने वाले लोग हैं 40%, और जिनके बारे में क्लियर नहीं है वो है 35%। तो इनका अंतर है कै परसेंट का 5%, लेकिन अंतर दिया है कितना 410। 5% 410 कुल कितने लोगों पर सर्वेक्षण हुआ 100%, तो 20 गुना है ना, तो इधर 20 गुना करेंगे तो ये 2 चौक 8 8200। ये रुपया नहीं है, ये मिस प्रिंट है 8200। देखिए, का यार क्या कि दो संख्याओं का HCF उसके LCM का 1/20 हिस्सा है। कहा HCF जो है LCM का 1/20 है, यानी HCF 1 है तो LCM कितना 20।
आगे का एक संख्या 96 है, दोनों में से एक नंबर 96 है। का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बीच का अंतर 456। इन दोनों का अंतर कितना है? 19 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना? 456। तो मेरे भाई एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 19 दूना 38, 19 चौक 76। तो एक यूनिट बराबर आ गया है 4। अब यहां से एलसीएम एचसीएफ पता कर लेंगे। सर एलसीएम कितना है? तो 20 यूनिट, एक बराबर 24, तो 20 बराबर 480। एचसीएफ है एक यूनिट यानी कितना? 24। एलसीएम मालूम, एचसीएफ मालूम, एक संख्या मालूम, दूसरा निकालना है तो रिलेशन पता ही है आप सबको। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो 24 चौक 96, 4 से काटिएगा 12 चौक 48 यानी 120। ऑप्शन डी। चलिए देखें, अच्छा सवाल है यार ये। देखिए, का एक रेलगाड़ी पी प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड लेती है। आदमी को पार कर रही है 15 सेकंड में, और का प्लेटफॉर्म एक्स को पार करने में 20 सेकंड लेती है। क्लियर है बात? 22 सेकंड लेती है। का एक अन्य रेलगाड़ी क्यू उसी प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पी और क्यू का चाल 72-36 है तो पी रेलगाड़ी क्यू और प्लेटफॉर्म एक्स के लंबाई का योग क्या होगा, ये पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, पी का चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी कितना मीटर पर सेकंड हो गया? 20, चूंकि 5/18 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा क्यू का चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाला लाइन को जरा गौर से पढ़िए। कहा कि पी प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड लेती है। अच्छा रेलगाड़ी पी जो है 15 सेकंड में आदमी को पार कर गई है, यानी कि आदमी को पार करने के लिए अपने डिस्टेंस जितना, अपने लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो पी का चाल है 20, तो पी 20 के चाल से चलकर 15 सेकंड में आदमी को पार कर गया है। अतः 15 सेकंड में तय की गई दूरी चाल गुना समय कितना? 300 मीटर। ये ट्रेन पी का लंबाई हो जाएगा। ओके ना, आगे बढ़िए। आगे कहा कि वह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म एक्स को पार करने में 22 सेकंड लेती है। अच्छा रेलगाड़ी का चाल है 20, 20 के चाल से चलकर 22 सेकंड में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 440 मीटर। और ये प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार किया था। 22 सेकंड में जो तय की गई दूरी आएगा ये रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के लंबाई का योग आएगा। तो रेलगाड़ी का लंबाई है 300, प्लेटफॉर्म का लंबाई है x। क्लियर है बात? अच्छा 300 उधर जाके घटेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 140 हो गया। क्लियर है बात? अब सेकंड डाटा पे आ जाइए। सेकंड में कहा यार कि रेलगाड़ी क्यू जो है, रेलगाड़ी क्यू जो है ये प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। अच्छा रेलगाड़ी क्यू का चाल है 10, तो 10 के चाल से चलकर 20 सेकंड में आदमी को पार कर गई है। तब 20 सेकंड में तय की गई जो दूरी आएगा ये ट्रेन क्यू का लंबाई आ जाएगा 200 मीटर। कहा तीनों सिस्टम के लंबाई का योग बताइए। तो बता दीजिए यार, पी का लंबाई है 300, क्यू का लंबाई है एक्स का लंबाई है 140, तो 440 प्लस 200 640। ऑप्शन ए। देखिए का एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया है, यानी कि सिपाही और चोर के बीच का फासला जो है ये 100 मीटर का है। का जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना शुरू किया चोर भी भागना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल 8 है और सिपाही की चाल 10 है तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगा, अर्थात समय बराबर क्या होगा सर? दूरी बट्टा चाल। दूरी है दोनों के बीच का गैप यानी फासला कितना? 100, और बट्टा में चाल, सेम डायरेक्शन है, घटेगा 10 में से 8 गया 2। पर ध्यान रखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से गुना, 2 से काटिए 9 बार, 5 से काटिएगा 20 बार, 9 ऊपर चला जाएगा तो 180 सेकंड हो गया ये।
अब कहा कि सर कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा गया, तो चोर द्वारा तय की गई डिस्टेंस निकालना है, चोर द्वारा तय की गई दूरी निकालना पड़ेगा। ओके ना, थीप का डिस्टेंस निकालना है। तो चोर का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में लाइए 5/18 से गुना, यानी चोर इतना के चाल से भाग रहा था और 180 सेकंड बाद पकड़ा गया, यानी 180 सेकंड बाद भागा है, तो 180 सेकंड में तय की गई दूरी चाल गुना समय। 18 से 10 वर्ग, 8 × 40 गुना 10 कितना, 400। देखें, अच्छा सवाल है यार ये। काश संदीप किसी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। अच्छा, लाभ या हानि क्रयमूल्य पर ना होता है, तो का वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। भाई मेरे वस्तु का क्रयमूल्य अगर 100 है, 10% हानि यानी बेचा कितना में, 90 में। आगे कहा कि यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, पहले खरीद रहा था 100 में, अब 20% कम यानी 80 में अगर खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता, तो उसको 40% लाभ होता। एक बात बताइए, अब खरीद रहे हैं 80 में और अब 55 रुपए अधिक में बेचे हैं, तो आपको 40% लाभ हुआ है। तो अब भी क्रयमूल्य कितना है भाई, क्रयमूल्य है, क्या हो रहा है, क्रयमूल्य है 80, तो 80 का 40% है, 80 का 40% यानी 32 रुपए, 8 चौक 32 का लाभ हुआ। 80 में खरीदे हैं, 32 का लाभ हुआ है, यानी कि आप बेचे हैं कितना में, 112 में। पहले बेच रहे थे 90 में, अब बेच रहे 112 में। कितना ज्यादा हो गया, विक्रयमूल्य बढ़ गया सर, तो आप बोलेंगे 22 यूनिट। विक्रयमूल्य बढ़ गया 22 यूनिट पर, एक्चुअल में बढ़ा है कितना, 55 रुपया। तो 22 यूनिट 55 रुपया, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 55/22 का वस्तु का क्रयमूल्य कितना है। तो ओरिजिनल 100 है ना, ये तो नया वाला है, ओरिजिनल क्रयमूल्य 100 है, तो 100 से गुना 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, 2 से 50 बार। हट ना यार, तो 50 गुना 5, 250, ऑप्शन डी। देखिए, का यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 1000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अगर अर्धवार्षिक होता है तो रेट कितना हो जाएगा सर, 10%, और टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो 10% के दर से 2 वर्ष का CI कितना, 21%। ये तो याद हो गया ही, हो गया होगा, ये भी फॉर्मूला से 10 + 10 + 10 गुना 10/100 यानी 21% चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 8000 का 21% निकालिएगा, कितना आ जाएगा, 1680, ऑप्शन डी। देखिए, का क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल है। एक चीज छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे एक बात बताइए, ये नल है, ठीक है, और इससे पानी गिर रहा है, और एक पाइप ये है, इससे ये पानी गिर रहा है। ओके, अब एक बात बताइए, अगर इन दोनों पाइपों में सेम स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है, तो किस पाइप से ज्यादा पानी गिरेगा? तो आप बोलेंगे सर इस पाइप का मुहाना छोटा है यानी इससे कम पानी गिरेगा, और इस पाइप का मुहाना बड़ा है यानी इससे ज्यादा पानी गिरेगा। यानी कि पानी का जो मात्रा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके मुहाना पे डिपेंड कर रहा है। यानी किसी भी पाइप का जो एफिशिएंसी होता है, इस मुहाने को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो किसी भी पाइप का जो एफिशिएंसी है वो उसके मुहाना पे डिपेंड करता है, अर्थात पाइप का एफिशिएंसी जो होगा ये होगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? अब यहां पर देखिए सब, और एक चीज और, एक छोटा बात और पहले भी बताए थे, मान लीजिए एक वृत्त है जिसका ये रेडियस है R1, दूसरे वृत्त का रेडियस है R2। ओके ना? आप बताइए दोनों वृत्त के त्रिज्या का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर रेडियस का रेशियो हो जाएगा R1:R2। अच्छा, दोनों के व्यास का रेशियो क्या होगा? तो सर व्यास, पहला का रेडियस R1 तो व्यास हो जाएगा 2R1, दूसरा का रेडियस R2 तो व्यास हो जाएगा 2R2। 2 से 2 कट गया, रेशियो R1:R2।
अच्छा, परिधि का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर पहला का रेडियस r1 है तो परिधि हो जाएगा 2 पाई r1, और दूसरा का रेडियस r2 है तो परिधि हो जाएगा 2 पाई r2। रेशियो है तो ये कांस्टेंट कट ही जाएगा, तो यहां भी r1 r2। तो आप देख पा रहे हैं कि सर रेडियस का रेशियो r1 r2 है, डायमीटर का रेशियो भी r1 r2 है, परिधि का रेशियो भी r1 r2 है, यानी कि दो वृत्तों के त्रिज्या, व्यास और परिधि का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए सवाल पे। कहा कि सर क्रमशः 3, 2, 3, 4 डायमीटर के 3 नल है, 3 पाइप है सपोज ए, बी एंड सी। इन तीनों के डायमीटर का रेशियो दिया है सर 2, 3 और 4। अच्छा, डायमीटर का रेशियो 2, 3, 4 है तो रेडियस का भी रेशियो 2, 3, 4 हो जाएगा। आगे कहा उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। कई बार ये लाइन नहीं देगा, और ये अगर नहीं भी दिया है ना तो भी आपको पता है कि सर तीनों पाइप का रेडियस पता है, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी होता है पाई आर स्क्वायर। रेशियो में पाई का कोई यूज नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, कट ही जाएगा, केवल आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यानी पाइप ए का एफिशिएंसी है 4 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 9 और सी का एफिशिएंसी 16। आगे कहा कि सबसे बड़ा नल अकेले खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा, सबसे बड़ा वाला नल का एफिशिएंसी 16, यानी हर मिनट में 16 लीटर पानी भरता है। तो सर बताइए 81 मिनट में टोटल भर दिया होगा इतना, ये पूरे टंकी का कैपेसिटी हो गया। और कहा इसको जब तीनों एक साथ चलेगा तो कितने समय में भरेगा? तो 16 और 4 20 9 29 से डिवाइड कर देंगे। अब यार 16 एकम 16, 16 8 128 और 1 129 बट्टा 29, 29 4 9 36, 4 2 8, 4 बार में लगेगा। 4 से रिलेटेड कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ओके ना? अब कहा इन का इसको अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में अरेंज करना है। देखिए, एक तो ऐसे तो बहुत सारा तरीका है, जैसे यहां पर ऐसा नंबर दिया है कि सारे का नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए तो जरा 30, 15, 50, 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। तो 300 बनाने के लिए सर 30 दहा तो 10 से नीचे 10 से ऊपर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 170। 15 दूना यानी 20 बार में, तो 20 से ऊपर कर देते हैं तो 140। नीचे सब 300 हो गया, मान लीजिए कि 300 बना लिए। ऊपर 10 से, नीचे 10 से, ऊपर भी 10 से, या नीचे 20 से ऊपर भी 20 से। 50 छक 6 से नीचे 6 से ऊपर करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 4 16। 20 से कै बार में? 15 बार में, तो 15 एकम 15 और 15 एक 16, 165। अब आप बताइए कि कौन अवरोही क्रम में अरेंज करना, यानी कि सर घटते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा सर 17/30 है। अब इससे छोटा कौन है सर? 165 यानी 11/20। अब इससे छोटा सर 162 यानी 27/50, और सबसे छोटा है 140 यानी 7/15। कौन सा ऑप्शन है यार? 17, 11, 27, 7, ऑप्शन सी। देखिए, कहा गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पे 15%, घरेलू कामकाज पे 40% खर्च करती है। अच्छा, इस सवाल में कहीं शेष का चर्चा किया है? नहीं किया, यानी ये टोटल इनकम में से ही खर्च कर रही है। तो 15% शिक्षा पे, 40% घरेलू कामकाज पे, जीपीएफ में 10% भेजती है, बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है, और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। अच्छा, टोटल खर्च हो गया कितना? 15 और 40 55, 55 और 10 65, 65 और 15 80% खर्च हो गया। तो बचा है कितना? 20%। और का ये शेष पैसा जो है ईएमआई के रूप में भुगतान करती है, तो ईएमआई के रूप में कितना राशि का भुगतान करती है? तो 80,000 का 20%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूना 16 पर 3 जीरो, ऑप्शन बी। देखिए, ये अच्छा सवाल है यार।
कहा कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40% मत अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यार मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स थे 100। टोटल कितने वोटर्स थे? 100। अब 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो वोटिंग किया कितने लोगों ने? तो आप बोलेंगे सर 80। और ध्यान रखिएगा ये रियल वैल्यू नहीं है, ये हमने माना है। टोटल वोटर्स कितने थे? 100। उसमें से 20% ने वोटिंग नहीं किया तो किया कितने लोगों ने? 80 यूनिट लोगों ने। देखिए यार पूरे मैथ्स में दो तरीके से चीजों को मानना होता है, या तो आप 100 मानते हैं या तो x मानते हैं। तो हमने ये 100 यूनिट माना है, 100 नहीं 100 यूनिट की टोटल वोटर्स थे 100 यूनिट, वोटिंग हुआ है 80 यूनिट। अब आगे कहा कि सर 40 मत अवैध घोषित कर दिया, तो लोग जल्दीबाजी में करता है क्या? कुछ लोग वोटिंग हुआ 80, 40 अवैध हुआ तो 80 में से 40 घटा देगा। सर ये एग्जैक्ट मान है, ये रियल वैल्यू दिया है, ये हमने माना है, तो ये वास्तविक नहीं है सर, ये हमने माना है, तो इसमें से रियल वैल्यू को नहीं घटा सकते। अगर घटाना है तो इसको वास्तविक बनाना पड़ेगा, x लगा लीजिए। अब 40 मत अवैध हो गया तो बताइए वैलिड कितना होगा? तो सर 80x में से 40 गया, इतना वोट वैलिड है। अब आगे कहा कि यदि विजेता को पंजीकृत मतों का 42%, पंजीकृत यानी टोटल जितने वोटर्स थे उनमें से 42% विनर को मिला, तो 100x का 42% यानी कि 42x विनर को मिला है। अब आप बताइए लूजर को कितना मिला होगा? तो आप बोलेंगे सर देखिए वैलिड वोट तो इतना है, इसमें से विनर को, अलग बात है यहां शो किया है कि टोटल का 42% यानी 42x विनर को मिला है। तो सर लेकिन वोट तो अपने पास इतना ही वैलिड है ना, तो इसमें से विनर वाला घटा देंगे तो लूजर का आ जाएगा। तो 80 में से 42 गया, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो 38x और माइनस का कितना? 40। अब आगे कहा कि यदि वह 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। अच्छा विन यानी कि जीत कैसे निकालते हैं? तो विनर में से लूजर का वोट घटा देते हैं, तो विनर में से लूजर घटाइएगा तो 42x में से अगर इसको घटाएंगे तो 42 में से 38 जाएगा 4x और माइनस इंटू माइनस प्लस का 40 हो जाएगा। तो जीता है इतने से, पर जीता है एक्चुअल में कितना से? 100। 40x बराबर 40 उधर, सॉरी 4x बराबर 40 उधर जाके घटेगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई? 2 7। 4 से काटिएगा तो x बराबर कितना? 18। x अगर 18 है तो का टोटल कितने वोटर्स थे? तो 100x यानी कि 1800। एक तो ये तरीका हो गया। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 बार 3 बार वो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा। जैसे देखिए कहा कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतों में से, मतदाताओं में से 20, मान लेते हैं टोटल वोटर्स थे 100, पंजीकृत यानी टोटल थे 100, 20% ने वोट नहीं डाला तो वोटिंग हुआ कितना? 80। ठीक है। अब ये 40 अवैध मत जो है इसको करिए क्या कि जितने से जीता है इसमें से 40 को घटा दीजिए, तो यहां आ गया कितना सर? 72। आगे कहा कुल पंजीकृत मतों का 42% विनर को मिला है, तो सर टोटल 100 में से विनर को मिला है कितना? 42। तो आप बताइए वो वोटिंग हुआ है 80, विनर को मिला 42, तो लूजर को मिलेगा कितना? तो आप बोलेंगे सर 38। विनर को 42, लूजर को 38, कितना से जीत गया? 4 यूनिट से, पर एक्चुअल में जीता है कितना से? 72 से। तो 4 यूनिट 72, 1 यूनिट बराबर 18, 1 18 है तो टोटल वोटर्स कितने थे? 100 यूनिट, 1 बराबर 18 तो 100 बराबर कितना? 1800। एक तरीका ये भी है, लेकिन इसको पर थोड़ा 2-3 बार काम करना पड़ेगा आपको। देखिए कहा कि एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी हो जाती है, इसीलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु के खपत में 20 केजी वृद्धि की। परिवार की पहले खपत कितनी थी? अच्छा प्राइस 25% घट गया, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 1/4, यानी कि ओरिजिनल प्राइस 4 था तो 1 घटकर हो गया कितना? 3। अच्छा आप सबको पता है कि अगर खर्च कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स होगा ना, तो प्राइस का रेशियो 4:3 है तो क्वांटिटी का रेशियो 3 और 4 होगा। पहले खपत था 3 और अब खपत है 4, खपत कितना बढ़ गया? 1, पर एक्चुअल में कितना बढ़ गया? 20 केजी, तो 1 बराबर 20। कहा कि परिवार की खपत पहले कितना था? तो पहले 3 यूनिट, 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 20 दिया 60 केजी। ऑप्शन ए।
देखिए कहा एक व्यापारी 15,000 रुपए प्रति मशीन के दर से 2 मशीन बेचता है। अच्छा इस लाइन से क्या क्लियर हो रहा है सर? 15,000 रुपए प्रति मशीन के दर से 2 मशीन बेचा, तो उस लाइन से ये क्लियर है कि सर दोनों मशीन का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है, दोनों को 15,000 रुपए प्रति मशीन के दर से बेच दिया, यानी दोनों का विक्रय मूल्य सेम है सर। आगे का एक मशीन पर 20% लाभ, दूसरा पर उसे 40% हानि होता है, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंट। अच्छा परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं होगा, परसेंट से कर लेते हैं सर रेशियो के थ्रू। 20% पहला पर लाभ हुआ। अच्छा 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी पहला का क्रय मूल्य 5 है, एक का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6। दूसरा को 40% हानि पर बेचा, 40% का फ्रैक्शन 2/5, यानी कि दूसरा का क्रय मूल्य 5 है, 2 हानि अर्थात बेचा कितना में 3 में। एक बात बताइए, यहां तो आपको पता है कि सर दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, क्या रेशियो में देखिए तो सेम है विक्रय मूल्य? नहीं। आप बोलेंगे सर इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो इस रेशियो को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। क्लियर है बात? दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो गया। अच्छा पहला खरीदे थे 5 में, दूसरा खरीदे थे 10 में, तो क्रय मूल्य टोटल कितना? तो आप बोलेंगे सर 15। बेचे हैं टोटल 12 में, 15 का चीज 12 में बेचे तो ओवरऑल लॉस हुआ कितने का? 3 का। 3 का लॉस 15 पे परसेंट 100 से गुना, तो 3 पचे 15, 5 से काटिएगा 20 बार, यानी कितना? 20%। देखिए कहा 6 के लगातार 12 गुणांकों का 12 मल्टीपल 6 के कहा लगातार 12 जो मल्टीपल है उसका औसत 69 है। अच्छा 6 के लगातार 12 मल्टीपल का एवरेज 69 है, लगातार 12 मल्टीपल का एवरेज होता है सर, लगातार संख्या का एवरेज मिडिल टर्म होता है। आपको तो पता ही है कि सर अगर 6 का लगातार 12 मल्टीपल लिखेंगे, 6 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो गैप भी 6 का ना होगा हर नंबर के बीच में, और का इन 12 का एवरेज 69 है। और आप सबको पता है कि कोई भी ऐसा सीरीज जिसके हर टर्म के बीच का गैप अगर सेम है तो एवरेज मिडिल टर्म होता है। तो अगर इन 12 संख्याओं का एवरेज 69 है तो आप जरा गौर से सोच कर बताइए तो कि 6 का ऐसा 2 मल्टीपल ढूंढिए जिसके बीच में 69 आता है, तो आप बोलेंगे सर 66 और 72, 11 छक 66, 12 छक 72, यानी कि 6 का 2 मल्टीपल हो गया 66 और 72। तो आप बताइए टोटल 12 मल्टीपल लिखना है जिसमें से बीच में जो 2 मल्टीपल आ रहा है उसके बारे में पता कर गए, तो 12 में से 2 ठो पता कर गए तो बच गया है कै गो? 10 गो, यानी कि 5 गो होगा सर इधर और 5 मल्टीपल ही होगा इधर। और सर 6 का मल्टीपल है तो हर टर्म के हर नंबर के बीच का गैप 6 रहेगा, तो 5 नंबर के बीच का गैप कितना? 5 छक 30, 30 घटा देंगे तो इधर छोटा वाला आ जाएगा, और 5 छक 30 जोड़ देंगे तो इधर बड़ा वाला आ जाएगा 102। और कहा कि सर बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 36 और 102 का अंतर कितना है सर? 66 का। अच्छा सवाल था ये, अच्छा बहुत अच्छा सवाल था। देखिए अब खत्म हो गया लगता है। देखिए यार कहा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी जो है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, कहा कि ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों साइड इक्वल है ए बी और ए सी। आगे कहा कोण ए 40 डिग्री है भैया, ये 40 डिग्री। कहा बाह्य कोण सी बी डी, सी बी डी ये बाह्य कोण है, सी बी डी ये वाला। और आगे कहा बी सी ई, बी ये सी बी डी है, और बी सी ई ए बी और ए सी को दोनों सिरों पर बढ़ाने से बढ़ा, ए बी को आगे बढ़ाए डी तक और ए सी को आगे बढ़ाए हैं ई तक। तो कहा बी सी ई का द्विभाजक ये वाला लाइन और सी बी डी का द्विभाजक ये वाला लाइन का एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काट रहा है।
तो आपसे बोला BOC, BOC ये सी था, अंदर आ गया है, BOC ये वाला पूछा है। तो बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बना कोण क्या होगा, तो 90 माइनस a/2, a/2 यानी 40/2 कितना 20 हो जाएगा, यानी 70। अगर अंतः कोण समद्विभाजक द्वारा बना कोण बोलता, अंतः कोण समद्विभाजक द्वारा बना कोण, तो ये अंदर में अगर है तो ये 90 प्लस a/2 होता है, और बाहर में है तो 90 माइनस a/2 होगा। ओके, देखिए का एक क्लास में सर कुछ बेंच है, यदि एक बेंच पर 4 विद्यार्थी, देखें इस सवाल को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, पर हम बोलेंगे जनरल तरीके से ही कर लीजिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। का एक क्लास में कुछ बेंच है, मान लेते हैं x बेंच है, कितना बेंच है, x बेंच है। अब कहा सर यदि एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तब 3 बेंच खाली रह जाता है। अच्छा, एक बेंच पर 4 बैठा है, 3 बेंच खाली हो गया, यानी फुल कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर टोटल x बेंच है, 3 को खाली रहा है, यानी कि फुल हो गया होगा कितना, तो x माइनस 3 बेंच। जैसे नहीं 10 बेंच है क्लास में, मान लीजिए हम बोले कि हर बेंच पर 4-4 बच्चा बैठा रहे हैं ना, तो 3 बेंच खाली रह गया, तो आप बोलेंगे ना सर 10 बेंच था, 3 वो खाली है, यानी कि 7 बेंच पूरा फुल हो गया। तो अगर वही x बेंच है टोटल, 3 बेंच खाली रहा तो फुल हो गया कितना, x माइनस 3 बेंच, और हर बेंच पर 4 बच्चा बैठाए हैं तो x माइनस 3 बेंच पर इतना बच्चा हो गया। तो ये फर्स्ट डाटा से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। आगे बढ़िए, आगे कहा यदि एक बेंच पर 3 छात्र बैठता है तो 3 छात्र क्लास में खड़े रह जाते हैं। टोटल बेंच है x को, हर बेंच पर 3-3 बच्चा बैठाएंगे तो x बेंच को मिलाकर 3x बच्चा हो गया। इतना बच्चा तो आराम से बैठ गया है, लेकिन 3 बच्चा खड़ा है तो +3 कर दिए। तो ये सेकेंड डाटा से टोटल स्टूडेंट है, ये फर्स्ट डाटा से टोटल स्टूडेंट है, आपस में बराबर। 4 से गुना करेंगे 4x माइनस 12, और इधर 3x प्लस 3 है, 3x इधर आके घटेगा, x माइनस 12 उधर जाके जुटेगा 15, x का वैल्यू आ गया 15। कहा क्लास में कितने बच्चे हैं ये बताइए, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते। ये ना, ये तो बेंच का संख्या है, विद्यार्थी पूछा है, तो 15 माइनस 3 12 गुना 4 48, ऑप्शन डी। देखिए कहा सर जितेंद्र और नरेंद्र के आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय क्रमशः 6:5 के अनुपात में। जितेंद्र 2800 की आय में से 400 बचाता है, तो नरेंद्र का बचत। अच्छा, जितेंद्र का इनकम क्या रुपया है, 2800। यहां से देखिए तो जितेंद्र का इनकम 4 यूनिट ना, तो 4 यूनिट बराबर 2800, 4 यूनिट बराबर 2800, तो 7 गुना है 700 गुना, तो 7 यूनिट बराबर 7 4900 हो जाएगा। आगे का 2800 के आय में से 400 बचा रहा है। अच्छा, 400 बचा रहा है तो खर्च कितना कर दे रहा होगा, 2400, और जितेंद्र का खर्च है कितना, 6 यूनिट, 6 यूनिट बराबर 2400, तो 1 यूनिट बराबर 400, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2000। अच्छा, नरेंद्र का इनकम है 4900 और खर्च है 2000, तो बचत कितना करेगा, 2900। कितना आसान सवाल था यार ये। देखिए कहा वस्तु A पर 20% बट्टा और वस्तु B पर 15% बट्टा बराबर है, तो A का अंकित मूल्य मान लेते हैं A रुपया, इस पर 20% डिस्काउंट दिए हैं। B का अंकित मूल्य है B रुपया, इस पर 15% डिस्काउंट दिए हैं, और ये दोनों डिस्काउंट जो है आपस में बराबर है, तो 5 चौक 20, 5 तिया 15। A और B के अंकित मूल्य का रेशियो पूछा है, तो इनवर्स ये इंटरचेंज हो जाएगा ना, यानी 3:4, ऑप्शन ए। देखिए कहा 3 संख्या P क्यू आर दी गई है, P का 30% Q के 15% के बराबर है, P का 30% Q के 15% के बराबर है, 15 एकम 15 दूना 30, यहां से P और Q का रेशियो लिखेंगे तो 1:2। आगे कहा Q का 20% R के 10% के बराबर है, यहां से रेशियो लेंगे सर 10 एकम 10 दूना 20, तो Q और R का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। कॉमन कौन है सर, Q। 2 बनाना है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 और 2 दूना 4, तो P Q R का वैल्यू आ गया कितना, तो 1 2 और 4। आगे कहा यार कि R P से कितना प्रतिशत अधिक है, R जो है P से कितना ज्यादा है, सर 3 ज्यादा है, 1 से परसेंट 100 से गुना,
तो 3 गुना 100 कितना 300% हो जाएगा। देखिए का 3 अंकों की सभी संख्या का योग क्या है जो 15 से कट रहा है। तो 15 से कटने वाली 3 अंकों के सभी संख्याओं का योग पूछा है। तो 15 से कटने वाले 3 अंकों का सबसे पहला संख्या, तो देखें यार 3 अंक का सबसे पहला संख्या कौन है 100। 15 से कटने वाला निकालना चाहते हैं तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 छक 90, शेष बच गया 10। अब यार अगर इसमें से 10 घटाएंगे तो परिणाम आएगा 90, जो 15 से तो कटेगा लेकिन वो 3 अंकों का मेंटेन नहीं रह पाएगा, यानी इन दोनों का भाजक और शेष का डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना है 5 का, तो 100 में 5 ऐड कर देंगे, यानी 15 से कटने वाली 3 अंकों की पहली संख्या 105। अच्छा 15 से कटने वाला नंबर लिख रहे हैं तो गैप भी 15-15 का ही होगा, तो इससे 15 ज्यादा 120। इसी तरीके से 15 ज्यादा 135। अब 3 अंकों की सबसे लास्ट 3 अंकों का सबसे आखिरी संख्या जो 15 से कटता हो, तो आप बोलेंगे सर निकाल लेते हैं। तो 3 अंकों की सबसे आखिरी संख्या 999, 15 से कटने वाला चाहिए, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 छक 90, बचेगा 9, 15 छक 90, अगेन बच गया 9, शेष कितना बच गया 9। सर इस बार अगर इन दोनों का अंतर जोड़िएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 15 से तो कटेगा, पर ऐड करने पर वो 4 अंकों का ना हो जाएगा, तो इस बार 9 घटाना पड़ेगा, यानी कि 990। ये 3 अंकों का कटने वाला सभी 3 अंकों का सभी संख्या है जो 15 से कटेगा। अब इसका आपसे योग पूछा है। अब पिछले 2-3 सेट से लगातार करा रहे हैं कि सर अगर किसी भी एपी का, चूंकि एपी है 15 से कटने वाला सीरीज है तो गैप भी 15 का ही होगा ना, गैप 15 का होगा, गैप 15 का होगा। गैप कितने का होगा, तो आप बोलेंगे सर 15 का ही डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस सेम है तो एपी है, और एपी का अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो सम होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट होता है। तो n यानी टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, तो सर टोटल नंबर कैसे निकालिएगा, तो लास्ट माइनस फर्स्ट करिएगा, तो 885 बट्टा डिफरेंस 15 का है +1, तो सर 15 पचे 75, ठीक है 75, 15 पचे 75 ना, 15 छक 90 हो जाएगा, 15 पचे 75, ठीक है 15 नमा 135, यानी कि क्या को संख्या आ गया 60। तो सर 60/2 यानी कि 30 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट 105 प्लस 990, तो 5 9 और 10, तो 0 3 पचे 15, 3 नमा 27 और 1 28, 3 एकम 3, 32,850, ऑप्शन ए। देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये तो कितना आसान है यार। ऊपर में क्या है रूट अंडर, अगर इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो रूट अंडर cosec a + 1, अबट्टा में cosec a - 1, यहाँ cosec a - 1, यहाँ cosec a + 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सर रूट अंडर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर a - 1, और यहां क्रॉस करिएगा तो रूट अंडर cosec a + 1 इंटू रूट अंडर cosec a + 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल ना हो जाएगा, तो क्या बच, अरे हट नहीं यार, तो यहां क्या हो जाएगा सर cosec a + 1 क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec a - 1, तो सर ये कट जाएगा ना, ऊपर में हो गया cosec + cosec 2 cosec, और 2 cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin लिख सकते हैं, और बट्टा में अच्छा रूट अंडर cosec स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा cot ना, केवल कॉट हो जाएगा cot a, तो ये है 2/sin a। अच्छा cot a क्या हो जाएगा cos a/sin a, cos a/sin a तो इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin a बट्टा में cos a,
ये कट गया सर, तो 2/cos है, यानी कि 2 sec हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए तो a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला याद है आप सबको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, तो हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी होता है, यस होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहां से ये बटा, चूंकि आपको केवल इसका वैल्यू पूछा है, ये ठीक है ना, देखिए ना यही वाला चीज है ना ये, तो सर ये बट्टा वाला 2 इधर आके क्रॉस हो जाएगा, तो सर ये होगा 2aq प्लस 2bq प्लस 2cq माइनस 6abc बराबर ये बस बच जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ओके, ओह बहुत लफड़ा रहता है यार, मन थोड़ा भी नहीं करता है हमको यहाँ पे पढ़ाने का। का एक धारा की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, 9 की चाल है 11 किलोमीटर पर आवर, का 9 धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत 21 किलोमीटर अगर विपरीत जाएगा तो विपरीत जाने में चाल घटेगा ना, तो 4 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा 7, और सर 45 किलोमीटर धारा के दिशा में जाइएगा तो चाल हो जाएगा कितना 15, समय कितना लगेगा निकाल लीजिए, 7 तिरिक 21, 15 तिया 45 यानी 3 तिया 6 घंटा। देखिए कहा एक पुरुष और एक महिला यानी कि मैन और वोमैन द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का रेशियो दिया है कितना 2:3। आगे का पुरुष और महिला एक साथ काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुन यार, कई बार लोग गलती यहां क्या करता है कि मैन काम कर देगा 2 दिन में, क्योंकि टाइम का रेशियो मैन काम करे तो समय लगेगा 2 दिन, वोमैन काम करेगी लगेगा 3 दिन, दोनों मिलकर कर दे 5 दिन में, और यहां दोनों मिलकर काम 24 दिन में, तो 5 बराबर 24। इस तरह से कई बार लोग कर लेता है जल्दीबाजी में, लेकिन ध्यान रखिएगा सर टाइम एंड वर्क में समय को कभी आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ऐसा थोड़े ना बोल देंगे यार कि मैन काम कर देगा 2 दिन में, वोमैन काम कर देगी 3 दिन में, दोनों मिलकर काम करेगा तो और 5 दिन लग जाएगा, कम समय न लगेगा। तो यहां पे टाइम को टाइम एंड वर्क में कभी डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यार टाइम का रेशियो दिया है तो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, क्या हो जाएगा 3:2, यानी मैन का एफिशिएंसी 3 यानी मैन एक दिन में 3 काम, वोमैन का एफिशिएंसी 2 तो एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 5, एक दिन में 5 काम और कर दे रहा कै दिन में 24 दिन में, टोटल काम हो गया। अब का इस काम को महिला अकेले कितने दिन में, तो मैन का एफिशिएंसी है 2, 12 दूना 24, 12 पचे 60 दिन। देखिए का पी क्यू आर पार्टनर है सर, एक व्यापार में निवेश करते हैं कुछ पैसा, पी कुल निवेश का 1/5 भाग, कुल निवेश का 1/5, और क्यू कुल निवेश का 1/4 भाग, पी क्यू आर के निवेश का रेशियो। अच्छा कुल कुछ मान लेते हैं जो 5 और 4 से कट जाए, तो टोटल निवेश 20 है, पी ने कुल निवेश का 1/5, तो 20 का 1/5 यानी पी कितना लगाया 4, क्यू जो है कुल निवेश का 1/4, तो 20 का 1/4 कितना 5, तो 4 और 5 9 हो गया, तो आर कितना लगाया होगा 11, 4 5 11, ऑप्शन बी। का एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर है, और इसके केंद्र पर एक चाप द्वारा बना कोण है 150, तो संगत चाप की लंबाई, अच्छा चाप की लंबाई क्या होता है, तो θ/360 गुना 2πr ना, तो थीटा है 150 बट्टा 360 गुना 2πr, 2 पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है 42। सर अगर इसको काटिएगा, काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 से 12 तिया 36 हो जाएगा ना। अब 7 छक 42, 6 दूना 12 से 12 कैंसिल, 22 पचे 110।
का पी टंकी को 5 घंटे में भरेगा, पी कै घंटे में, 5 घंटे में। क्यू टंकी को कै घंटे में, 10 घंटे में। आर 20 घंटे में खाली करेगा। कैपेसिटी क्या हो जाएगा सर, 20। 5 चौक भरने वाला है प्लस है, 10 दूना भरने वाला है प्लस है, 20 एकम खाली करने वाला माइनस है। का तीनों को एक साथ ओपन करेंगे टंकी कितना देर में भर जाएगी? तीनों को ओपन करिएगा तो तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना, 4 2 6 भर रहा है, खाली कर रहा है तो 5 ही ना जाएगा। तो 20 लीटर भरने में कितना समय, 5 से डिवाइड करिएगा, 4 घंटा हो जाएगा। देखिए यहां पे थोड़ा मिसिंग है। का जतीन की वर्तमान आयु और बस, का जतीन की वर्तमान आयु फिर से देख लेते हैं। का जतीन की आयु आज से 3 वर्ष बाद, जतीन की आयु आज से 3 वर्ष बाद, का जतीन के वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व के आयु के औसत से 2 गुना होगा। का जतीन का 3 साल बाद जो एज होगा ना, जतीन का 3 साल बाद जो एज होगा, जतीन के प्रेजेंट एज और 8 साल पहले के एज के औसत से 2 गुना होगा। यानी 3 साल बाद वाला एज के बारे में बोल रहा है कि जतीन का 3 साल बाद जो एज होगा, अच्छा जतीन का परसेंटेज x मान लेते हैं तो 3 साल बाद एज हो जाएगा x + 3। और का ये जो 3 साल बाद एज होगा ना जतीन के परसेंटेज और 8 साल पहले के एज, 8 साल पहले ये प्रेजेंट है, ये 8 साल पहले के एज का औसत, तो दोनों समय के एज के योग अब बट्टा में 2 कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा। तो कहा जतीन का 3 साल बाद जो एज होगा ना, जतीन के प्रेजेंट एज और 8 साल पहले के एज के औसत का 2 गुना होगा। क्लियर है बात? तो 2 से 2 कट गया, ये x, ये 2x है तो x उधर जाके घटेगा, x 8 इधर आके जुड़ जाएगा 11। यानी जतीन का प्रेजेंट एज है 11। बोला है कि सर जतीन का 5 साल पहले एज कितना, प्रेजेंट में 11, 5 साल पहले 5 घटा देंगे तो 6 साल हो जाएगा। ये सवाल लास्ट है यार। का मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। x जो है 13 से पूरा कटेगा, लेकिन यदि x को 4 5 6 7 8 और 12 से डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक बार शेष 2 बचता है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करिए। देखिए ना, कहा कि सर x को अगर आप 4 5 6 7 8 और 12 में से किसी से भी डिवाइड करिएगा ना, किसी से भी डिवाइड करिएगा, किसी से भी डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 2। तो सर पहले तो वैसा नंबर ढूंढते हैं जो इन सबों से पूरा कटे, यानी इसका एलसीएम। तो सर इसका एलसीएम सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़िए, 12 का खंड कर दीजिए, 4 गुना 3, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा, यस है। 5 से नहीं कटेगा तो 5 से गुना करिए। सर 6, तो 6 से होता है 3 दूना, तो 3 और 2 12 तो हो ही जाएगा ना। अरे 12 लिए तो 12 तो कट ही जाएगा, 7 नहीं है तो 7। 8 होता है 4 दूना, तो 4 तो है ही, 2 और चाहिए तो 2। अब यह है 12 25 60, 60 और 7 दूना 14 छक 84, यानी 840। एलसीएम हो गया 840। अब आप लोग बताइए, अगर 840 इन सबों से पूरा कटेगा, 840 अगर इन सब से पूरा कट रहा है तो 840 का कोई भी मल्टीपल लेंगे वो भी इन सब से पूरा कट जाएगा। तो मान लेते हैं 840 का ये केमा मल्टीपल है, यानी ये नंबर भी इन सबों से कटेगा, पर शेष बचना चाहिए कितना, 2। तो 2 ऐड कर दिए। अब इस संख्या को अगर इन सब से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 2 बचेगा, लेकिन ये संख्या जो है 13 से पूरा कटना चाहिए। तो सर इस संख्या को उठाकर इधर लाइए और 13 से डिवाइड करिए। 840 के या +2 को 13 से आप डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 13 छक 78, 6 या 0, 13 चौक 52, यानी कितना, 8 के +2, रिमाइंडर बच जाएगा इतना। सर ये नंबर 13 से कटना चाहिए ना, तो k का ऐसा वैल्यू देखिए जिसको लेने पर ये संख्या 13 से कटे। तो 1 लेंगे तो 8 एकम 8 2 10 नहीं होगा,
2 लेंगे 8 दूना 16 2 14 नहीं हो, 16 2 18 नहीं होगा। 3 लेंगे तो 8 तिया 24, हाँ हो गया सर। 3 लेंगे तो 24 2 26, 13 से कट जाएगा ना, यानी के का मान अगर 3 लेंगे जो रिजल्ट आएगा वो 13 से पूरा पूरा नंबर कटेगा। तो के अगर 3 लेंगे तो सर 0 3 चौक 12 24 और 1 2520 प्लस 2 यानी 2522। अब इस संख्या का योग क्या होगा, तो 5 या 2 7 4 11, ऑप्शन ए। तो चले यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।